Good morning, everyone, and welcome back to my online classes एनसीसी पटना। नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। एंड आज आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर होना है। इससे पहले हम लोग कुछ चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं एंड उसके टेस्ट को हम लोग देखने वाले हैं। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर होना है और इसमें आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले इक्वेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडेंटिटी क्या होता है, इन सब मैटर पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसका हम लोग हिंदी में नाम जानते हैं समीकरण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? समीकरण। ठीक है। इक्वेशन का डिफिनीशन होता है द मैथमेटिकल इक्वलिटी, द मैथमेटिकल इक्वलिटी, द मैथमेटिकल इक्वलिटी which is satisfied for, which is satisfied for some particular values of, some particular values of variable, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। आपको एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, तो इसके लिए हम वेरिएबल्स यहां लिख दिए हैं आपको। तो कहता है द मैथमेटिकल इक्वलिटी व्हिच इज सेटिस्फाइड फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन, इज कॉल्ड इक्वेशन। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। कहता है कोई भी गणितीय इक्वलिटी, मैथमेटिकल इक्वलिटी, इक्वलिटी नाम क्यों पड़ा? कोई भी अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें इक्वल का साइन यूज होता है। जैसे अगर हम ये साइन यूज करेंगे एंड इसके लेफ्ट साइड भी कुछ होगा और राइट साइड भी कुछ होगा, तब जाकर के ही ये इक्वेशन या आइडेंटिटी बन पाएगा। अगर यह कुछ खास वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा तब हम इसको हम इक्वेशन कहेंगे। अगर ये सारे वैल्यूज के लिए, वेरिएबल के सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होगा तब इसे हम आइडेंटिटी कहेंगे बच्चों, जिसे हिंदी में सर्वसमीका या तादात्म्य कहा जाता है। तो अब यहां समझिए, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस साइड लिखा होगा, दूसरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस साइड लिखा होगा, दोनों के बीच में इक्वल रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं इफ टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर रिटन विद द हेल्प ऑफ इक्वलिटी एंड इट इज सेटिस्फाइड फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। है ना। इसका दूसरा डेफिनेशन भी आप जो हमने सुनाया वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर हम कहीं पर लिखते हैं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 11, ऐसा लिख देते हैं, तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपका इस साइड है, दूसरा मैथमेटिकल उस साइड है, तो दोनों तरफ के बीच में यहां इक्वल का साइन है। अब इसे हम मैथमेटिकल इक्वलिटी कहेंगे। तो कोई भी मैथमेटिकल इक्वलिटी अगर कुछ खास वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा तब उसे हम इक्वेशन कहेंगे। जैसे अगर मानिए इसमें अगर आप x का मान 3 डाल दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 5 14, और इधर अगर आप x की जगह 3 डाल देते हैं तो 11 प्लस 3 14 हो जाएगा। सो LHS में भी 14 आ गया और RHS में भी 14 आ गया, तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो x से किस मान के लिए, किस वैल्यू के लिए? तो x इक्वल टू 3 के लिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया, ये हल हो गया। लेकिन अगर x बराबर हम यहां 2 लिख दें तो क्या LHS और RHS बराबर हो जाएगा? क्या 3 दूनी 6, 5 11 हो गया, और इधर 11 प्लस 2 13 हो गया, 13 हो गया। तो x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि LHS और RHS बराबर नहीं आया। तो जब भी आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वलिटी कुछ खास वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाइड होगा तो उसे हम इक्वेशन कहेंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम यहां लिख दिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x, और यहां लिख दिए हम x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिख दिए, है ना। अब आप चाहें तो इसमें x का वैल्यू डालिए, आप कुछ भी डालेंगे, अगर 0 डालेंगे तब भी LHS और RHS आपका इक्वल हो जाएगा। अगर आप इसमें 1 डालेंगे x के जगह पर तो भी आपका LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। अगर आप 2 पुट करेंगे तो यह LHS और RHS फिर भी बराबर हो जाएगा। सो ये जो मैथमेटिकल इक्वलिटी है यह x के सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है। दिस मैथमेटिकल इक्वलिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x।
सो दिस इज द आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी है, इसको आप सर्वसमीका कहेंगे या तदात्म कहेंगे। आप ट्रिगोनोमेट्री में सुने होंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह मैं एक्स लिख लेता हूं और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब इसमें आप एक्स की जगह कुछ भी डालिएगा, अगर आप 0 डिग्री डालेंगे तब भी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, 1 डिग्री डालेंगे तब भी आपका LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, 2 डिग्री डालेंगे तो भी यह LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो x का कोई भी वैल्यू आप यहां अगर पुट कर देते हैं, कोई भी रियल वैल्यूज, तो आपका LHS और RHS बराबर हो जाएगा। एंड इसको आप आइडेंटिटी कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे? आइडेंटिटी, सर्वसमीका, है ना, इसको आप हिंदी में सर्वसमीका कहेंगे। और ऐसे ये आपका इक्वेशन हो गया बच्चों। तो इक्वेशन का डिफिनेशन क्या हो गया? एनी मैथमेटिकल इक्वालिटी which is satisfied for some particular values of variable is called equation। अब बच्चों क्या है, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी दोनों आप लोग समझ चुके हैं। आइडेंटिटी का भी डिफिनेशन मैं यहां आपको लिख देता हूं। कहता है द मैथमेटिकल इक्वालिटी, कोई भी मैथमेटिकल इक्वालिटी, है ना, द मैथमेटिकल इक्वालिटी which is satisfied फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। वहां पार्टिकुलर था लेकिन यहां ऑल वैल्यूज है, ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ये आपका आइडेंटिटी होता है। तो कोई भी गणितीय समानता जो चर के किसी भी मान के लिए सेटिस्फाइड है, चर के सभी मान के लिए सेटिस्फाइड है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? आइडेंटिटी कहेंगे, सर्वसमीका कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आपके पास है, यहां पर मान लीजिए इस तरह से लिख देते हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x। दूसरा अगर हम आपको लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से तीसरा अगर हम ले लें यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 का होल क्यूब, है ना, माइनस 3x इंटू 1 प्लस x लिख दिए, है ना, तो यहां पर आपको x क्यूब प्लस 1 दे दिया। अब इसमें भी आप अगर कुछ भी पुट करेंगे तो आपका ये LHS और RHS हमेशा बराबर रहेगा। तो जितना भी तरह का आप फॉर्मूला जानते हैं मैथमेटिक्स में, जितने तरह का फॉर्मूला, सारा का सारा फॉर्मूला जो है ना आपका, वो आइडेंटिटी है। जितने भी आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं या अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़ते हैं या फ्यूचर में और भी कई तरह के फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हैं, तो ये सब आपको आइडेंटिटी होता है बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होगा, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आखिर जो हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू फाइंड करते हैं, वो वैल्यू आपका क्या है, वो आप फाइंड क्या कर रहे हैं, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले समझिए टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ये अलग अलग टाइप है और वो डिपेंड करता है आप किस आधार पर उसको देख रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, पहला हम लोग टाइप लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल के आधार पर। मतलब आपको चर के घातांक के आधार पर कितने प्रकार के होंगे हमें यह देखना है, चर के घातांक के आधार पर या पावर के आधार पर, जो आप कह लीजिए, है ना वो। तो यहां पर आपका वेरिएबल, वेरिएबल कौन है बच्चों? x को हम वेरिएबल कहेंगे, x को क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। अगर y मौजूद है तो y को वेरिएबल कहेंगे, z मौजूद है तो z को वेरिएबल कहेंगे। ये सब हमारे लिए वेरिएबल है जिसको हम चर कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर, अगर आपका डिग्री का वेरिएबल, यहां पर हम लिख देते हैं डिग्री, यहां पर आपको लिख देते हैं नाम, और यहां पर आपको दे देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। यहां पर डिग्री अगर 1 है, डिग्री आपका 1 है, अगर आपके वेरिएबल का डिग्री 1 हो जाएगा तो उसका नाम पड़ेगा बच्चों लीनियर, है ना। हिंदी में आप इसे रैखिक कहेंगे, रैखिक समीकरण, है ना। और एग्जांपल समझिए, ये देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू हम यहां 5 दे दिए। गौर करिए यहां x का पावर कितना है? 1 है। अगर x का पावर 1 है तो वेरिएबल का पावर 1 हो गया और ये आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा बच्चों। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा आपके पास है x प्लस 2y
इक्वल टू मान लीजिए हम आपको 8 दे दिए यहां पर। अब यहां आपके पास दो वेरिएबल है बच्चों, x और y। अगर आप x के भी मैक्सिमम पावर को देखेंगे तो 1 है और y के भी मैक्सिमम पावर 1 है, दोनों का मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहां पर ये भी आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण आपका हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो आपका टाइप है बच्चों, दूसरा ये जो आप देख रहे हैं सेकंड, ये आपका डिग्री 2 है। अब अगर डिग्री 2 हो जाएगा तो उसका नाम पड़ जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या नाम पड़ जाएगा? क्वाड्रेटिक, जो कि हमारा चैप्टर है और इसी के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो केवल अभी थोड़ा सा इसको देखिए, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना, द्विघात समीकरण। एंड इसका एग्जाम्पल आप देखिए क्या क्या है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आप देखिए यहां पर आपका वेरिएबल x है बच्चों। x का मैक्सिमम पावर कितना गया? 2। तो 2 गया तो इसका नाम पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसे दूसरे एग्जांपल को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो इसका भी नाम क्या रखा जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर आपको 2 चला गया है। नेक्स्ट एग्जांपल और देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर दे दिया 7xy प्लस यहां पर आपको दे दिया बच्चों 12y स्क्वायर बराबर 0। अब यहां ध्यान दीजिएगा, x का मैक्सिमम पावर 2 है, y का भी मैक्सिमम पावर 2 है। अगर कोई पूछ दे कि सर इसका डिग्री क्या होगा, एक्स वाई का डिग्री, तो जब सिंगल टर्म का डिग्री पूछा जाएगा, सिंगल टर्म का एक पद का डिग्री पूछा जाएगा आपको, तो उसमें जितने वेरिएबल मौजूद रहेंगे सबके वेरिएबल को आपको ऐड कर लेना, सबके वेरिएबल के पावर को ऐड कर लेना है। जितना भी वेरिएबल है सबके पावर को आपको क्या करना है? ऐड कर लेना है। अगर आप पावर ऐड कर लेते हैं, यहां 1 है यहां भी 1 है, दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस टर्म का डिग्री बच्चों 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। दूसरा आप टर्म देख सकते हैं, और टर्म ले लीजिए। मानिए आपके पास यहां एक्स स्क्वायर वाई क्यू दे दिया। अब ये सिंगल टर्म है, आगे में कोई नंबर से गुना है, वो नंबर से डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका कोएफिशिएंट है। इस 7 को आप कोएफिशिएंट कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यू, इसका कोएफिशिएंट है। जिसका आपको कोएफिशिएंट पूछेगा, आपको क्या करना है? उसके मतलब उस टर्म को छोड़ देना है, और जो कुछ बचेगा उसे आप कोएफिशिएंट कहेंगे, गुणांक कहेंगे। अब यहां अगर डिग्री कोई पूछता है, पावर आपको पूछता है कि कितना है, तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, और ये डिग्री आपका 5 हो जाएगा बच्चों। डिग्री क्या हो जाएगा? 5। तो किसी सिंगल टर्म का डिग्री पूछता है तो उसमें जितना भी वेरिएबल है उसके पावर को आपको ऐड करना है। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर एक्स वाई जेड है और इसके पावर को आपको इसके डिग्री के बारे में पूछ दिया कि इस टर्म का डिग्री क्या होगा, तो यहां पर देखिए 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, और तीनों को ऐड करिएगा तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। सो सिंगल टर्म का डिग्री कैसे निकालना है ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। केवल जितने वेरिएबल होंगे सबके पावर को आपको ऐड कर लेना है। पीछे लौटिए, आइए देखिए, ये आप अभी अभी सीखे हैं कि अगर किसी इक्वेशन के वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 1 होगा तो उसका नाम लीनियर इक्वेशन होगा। अगर किसी इक्वेशन के वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 2 होगा तो उस इक्वेशन का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ेगा। और अगर किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 3 चला जाएगा बच्चों, तो उसका नाम क्यूबिक पड़ेगा। क्या पड़ेगा? क्यूबिक। हिंदी में आप इसे त्रिघात कह सकते हैं, त्रिघात, 3 घात वाला, राइट। एंड आगे अगर इसके टाइप को मतलब एग्जांपल को देखिएगा तो एग्जांपल आपका ये हो गया एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। अब गौर करिए यहां एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों? 3 है। सो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक त्रिघात समीकरण हो गया। एंड अब आगे बढ़ेंगे, अगर ये 4 दे दें, 4, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक इस तरह से नाम पड़ेगा। और इसी का दूसरा नाम क्वार्टिक भी है। अगर कहीं क्वार्टिक लिखा हुआ मिलेगा या बाय क्वाड्रेटिक लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझिएगा कि वह चतुर्घात समीकरण है जिसका मैक्सिमम डिग्री 4 जाएगा।
वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना जाएगा, 4 जाएगा। जैसे इसको देखिए x टू द पावर 4 है ना -16 इक्वल टू 0 दे दिया है ना। अब यहां देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। तो अब इसको हम कहेंगे क्या बच्चों, इसको कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वार्टिक भी कह सकते हैं हिंदी में, चतुर्घात। ये 5 है, 5 वाले का नाम पड़ेगा क्वांटिक। क्या नाम देंगे बच्चों, क्वांटिक इक्वेशन, पंचघात जिसको कहते हैं। और इसको अगर हम ले लें x टू द पावर 5 प्लस 3 243 इक्वल टू 0 दे दिए, 243 इक्वल टू 0। अब आप गौर कीजिए यहां x का मैक्सिमम पावर कितना गया, 5, तो इसका नाम पड़ेगा क्वांटिक इक्वेशन, क्वांटिक। और अगर डिग्री 6 जाएगा तो इसी का नाम पड़ेगा सेक्स्टिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से सेक्स्टिक इक्वेशन। और ये आपका x टू द पावर 6 माइनस यहां पर 64 इक्वल टू 0 दे दिए बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि ये डिग्री के आधार पर है, ये डिग्री के आधार पर 7 होगा तो क्विंटिक नाम पड़ेगा, आगे ऑक्टिक पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको मैक्सिमम पढ़ना है बच्चों 4 तक, इससे ज्यादा आपके लेवल में नहीं पढ़ना है। 4 बाय क्वाड्रेटिक तक पहुंचेंगे 11th के अलजबरा में, यहां तक हम लोग पहुंचेंगे। आगे अभी जो देखे आप, ये पहला था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के डिग्री के आधार पर। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला दूसरा जो आपका बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑकुरेंस ऑफ, ऑकुरेंस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस, फंक्शन की उपस्थिति के आधार पर, फंक्शन की उपस्थिति के आधार पर आपको जो दिया गया है वो अलग अलग टाइप आएगा। जैसे आप सुने हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब हो गया कि इसमें आपको अलजेब्रिक टर्म मौजूद रहेंगे, एक्स वाई इस टाइप का टर्म अगर मौजूद रहेगा तो उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। दूसरा आपका टाइप है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का मतलब हुआ बच्चों कि इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म मौजूद रहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म मौजूद रहेंगे। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस तरह का टर्म अगर इक्वेशन में मौजूद है तो उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे मानिए 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप गौर करिए इसमें साइन थीटा मौजूद है, इसलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर हम इसको देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 दे दिया, तो आप इसे गौर से देखिए, ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसमें एक्स ही केवल मौजूद है, या वाई मौजूद रहेगा या जेड मौजूद रहेगा, कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म इंटर नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पर तीसरा आप देखिए लॉगरिदमिक इक्वेशन हो जाएगा। लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक का अर्थ होता है जिसमें आपको लॉग मौजूद हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने हमें दे दिया log x टू द बेस 5 इक्वल टू यहां 3 दे दिया, एंड x का मान आपको पूछ दिया, x का मान यहां पर पूछ दिया, वैल्यू फाइंड करना, ये सब सीखेंगे आप आगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ये देखिए लॉग मौजूद है, इसलिए इसको कहेंगे लॉगरिदमिक इक्वेशन। ठीक उसी तरह से चौथा आपका है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल का हिंदी होता है बच्चों चर घातांकी। चर घातांकी का मतलब क्या हुआ, जिसमें पावर आपका चर हो। इट मींस पावर के पावर जो होगा वो वेरिएबल होगा। जैसे यहां देखिए मानिए 3 टू दी पावर x इक्वल टू 81 दे दिया, तो पावर में अभी नंबर नहीं है बच्चों, पावर में नंबर नहीं है, नंबर नीचे है बेस में। जब भी कोई चीज हम लोग लिखते हैं ना इस तरह से, तो नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर गौर करिए, बेस आपका नंबर है, पावर आपका वेरिएबल है। तो जब भी पावर वेरिएबल होगा ना तो उसका नाम पड़ेगा एक्सपोनेंशियल, चर घातांकी नाम पड़ेगा। ठीक उसी तरह से और भी टाइप है, इसमें कई तरह से बांटा जा सकता है, जो आप टाइप यहां देख रहे हैं। कुछ इक्वेशन के फॉर्म के आधार पर भी होता है, उसके बारे में अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फिर और हायर क्लास में जाइएगा तो पेडल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़िएगा। 12th में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सुनने को मिलेगा। तो अलग अलग टाइप जो है
फंक्शन के उपस्थिति पर डिपेंड करता है। तो ये आपको हो गया किसके आधार पर, फंक्शन की उपस्थिति के आधार पर ये टाइप हो गया। नेक्स्ट आपको सिस्टम होता है बच्चों। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जब आपको एक से अधिक इक्वेशन एक साथ दे दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए तो आप उसे सिस्टम कहते हैं। 10वां क्लास में आप इस शब्द को निकाय कहते होंगे। निकाय, निकाय अविरोधी होगा, निकाय विरोधी होगा, इस तरह का वर्ड आप सुने होंगे। तो इसे सिस्टम कहा जाता है। जब आपको दो वेरिएबल दिया गया, यहां मानिए x प्लस वाई इक्वल टू 8, अगर इसका सॉल्यूशन पूछ दे, कह दे कि x और y का मान निकालिए, आप गौर कीजिए यहां दो वेरिएबल है और इक्वेशन की संख्या केवल एक है, सिंगल इक्वेशन है। तो जब इक्वेशन की संख्या कम होगी वेरिएबल की संख्या से, तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन संभव है, अनंत तरह के सॉल्यूशन संभव हैं। सॉल्यूशन किसको कहते हैं बच्चों, वेरिएबल के कलेक्शन को, वेरिएबल का ऐसा कलेक्शन जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। जैसे अभी यहां पर दो वेरिएबल है तो हमें नंबर भी दो लेने होंगे, चाहे वह इक्वल हो या डिफरेंट हो, डजंट मैटर। अब मान लीजिए पहला अगर हम यहां 4 लिखे, दूसरा 4, इट मींस ये फर्स्ट x को शो कर रहा है, दूसरा y को शो कर रहा है। पहला x को दर्शाता है, दूसरा y को दर्शाता है। एंड आप इसमें आके रखिए इसको 4 4 को, तो देखिए 4 प्लस 4 8 हो गया, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। अगर हम दूसरा ले लें 2 अच्छे, तो बताइए यह सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, यह भी सेटिस्फाइड करेगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6 है। फर्स्ट आपको x को डिनोट करता है, सेकेंड आपको y को डिनोट करता है। एंड दोनों को जब आप रखेंगे यहां तो ये आपको क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ये पॉइंट आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर आप 3,5 ले लीजिए या फिर 5,3 ले लीजिए, ये दोनों डिफरेंट आंसर है, ये अलग आंसर है, ये अलग आंसर है। इसमें x का मान 3 है और y का मान 5 है, और इसमें x का वैल्यू 5 है एंड y का वैल्यू 3 है। अगर आप इसे इस XY प्लेन में, आपको पता है ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है बच्चों, है ना। अगर हम पूछें कि ये 3 5 कहां होगा तो इसका पॉइंट कहीं और होगा, एंड 5,3 लीजिएगा तो इसका पॉइंट कहीं और होगा, पोजीशन कहीं और होगा। तो दोनों के पोजीशन डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है बच्चों। ठीक उसी तरह से अगर हम यहां पर इसका वैल्यू लेना चाहे -8,16, तो यह भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, अर्थात इस इक्वेशन का अनंत सॉल्यूशन होगा, अनगिनत सॉल्यूशन होगा। क्योंकि यहां वेरिएबल की संख्या कम है और वेरिएबल की संख्या ज्यादा है और इक्वेशन की संख्या कम है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है। तो जब तक आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक आपको सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन संभव नहीं है। अगर आपको कभी आप कहेंगे सर अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या अनंत सॉल्यूशन नहीं होगा? हाँ, अनंत सॉल्यूशन भी तब होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन हो ही नहीं, नो सॉल्यूशन की भी कंडीशन हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। फ्यूचर में बहुत तरह का चैप्टर आएगा जहां पर ये सभी बात डिस्कस होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो वो सब वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सॉल्यूशन कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन आप समझ गए हैं यहां तक। नेक्स्ट आगे जो है बच्चों आपका आज वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक को समझेंगे, उसके एक एक प्रॉपर्टीज को समझेंगे, एंड एक से एक इसका इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत हेल्प करेगा और आगे चल करके ये आपको ट्रिक में मदद भी करेगा, बहुत ट्रिक की तरह यूज होगा आपको। तो देखिए यहां पर सबसे पहला है आपको द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां एक चीज समझने वाली बात है बच्चों कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें समझना है, इन वन वेरिएबल या फिर इन टू वेरिएबल। दोनों का जनरल फॉर्म डिफरेंट होगा। अगर एक चर वाले द्विघात समीकरण का सामान्य रूप जानना है तो वो अलग होगा, दो चर वाले द्विघात समीकरण का सामान्य रूप अलग होगा। दोनों का जनरल फॉर्म जो है, व्यापक रूप जो है, सामान्य रूप जो है, वो आपको डिफरेंट होगा। तो ये देखिए आपको ये द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, पहला हम लिख देते हैं यहां पर वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल में आपका है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। क्यों नहीं होना चाहिए?
क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका ए है। इसका दूसरा नाम आप लीडिंग टर्म भी कहते हैं। लीडिंग का मतलब जो नेतृत्व करता है, जो सामने से कैप्टन है, वो ए है। बात समझे कि नहीं? अब अगर ये ए 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तब तो ये बी एक्स प्लस सी बच जाएगा बच्चों, बी एक्स प्लस सी। और ये इक्वल टू 0 जब लिखेंगे तो ये आपका लीनियर हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? लीनियर, है ना, रैखिक हो गया। अब आपका पावर 1 है वहां, सो ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर बी 0 हो सकता है, बेशक बी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या 0 नहीं होना चाहिए? ए 0 नहीं होना चाहिए। तो लीडिंग टर्म आपका ए हो गया बच्चों। अब एक्स का कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर हमसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप जवाब देंगे बी। और ये सी जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है बच्चों, कांस्टेंट टर्म, ये आपका सी हो गया। दूसरा देखिए, ये 1 वेरिएबल में था, दूसरा आपके पास है इन 2 वेरिएबल। इसके बारे में भी इस चैप्टर के अंत में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इन 2 वेरिएबल्स क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन देख रहे हैं बच्चों, यहां a 0 के बराबर नहीं होगा, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब आप गौर से देखिए, इसमें कितना वेरिएबल मौजूद है? x और y आपका वेरिएबल है बच्चों, लेकिन a, h, b, g, f, c ये सब कोई ना कोई नंबर है, आपको कोई ना कोई कांस्टेंट है। ये आपका वेरिएबल केवल यहां आपका x और y है, और इसको हम कहेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले। क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ये जनरल फॉर्म के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। इसके डी के बारे में, डिस्क्रिमिनांट के बारे में आप पढ़े हैं, इसका भी डिस्क्रिमिनांट होता है, लेकिन बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनांट होता है जो चैप्टर के अंत में आने वाला है। तो सबसे पहले आज हम इसको देखेंगे। ये जो हमारा इक्वेशन है ना बच्चों, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये क्या है, इसको आज हमें समझना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम इक्वेशन क्या लिखे थे यहां पर बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा लिखे थे। रियल में यह जो इक्वेशन है आपको 2 इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है। ये इक्वेशन अकेला नहीं है, ये 2 इक्वेशन को मिलाने के बाद इस इक्वेशन का निर्माण हुआ है। कैसे, किस किस को मिला करके, सो समझिए। एक आपका है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा आपका है y इक्वल टू 0। ये आपका पैराबोला है बच्चों, ये आपका पैराबोला है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का कोई अगर इक्वेशन पूछता है ना आपको, तो आप कहिएगा y बराबर 0। अगर आपको y एक्सिस का इक्वेशन पूछा जा रहा है तो आप कहिएगा x इक्वल टू 0। और यहां पर आपका ये पैराबोला है। पैराबोला को पहचानने का सबसे इजी तरीका जो है वो आपका है कि अगर एक वेरिएबल आपका लीनियर है, मतलब एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा एंड दूसरे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा, तो वो 100% आपका पैराबोला होगा। यहां पर बच्चों आपके पास 2 वेरिएबल है, एक x है, दूसरा आपका y है। x का मैक्सिमम पावर गौर करिए 2 गया है, और y का मैक्सिमम पावर यहां 1 है। तो ये आपका पैराबोला है। बात समझ रहे हैं ना? अब अगर यहां पर आपके मन में उठ रहा होगा कि सर अगर x भी क्वाड्रेटिक है, x का भी मैक्सिमम पावर 2 है और y का भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या वह पैराबोला नहीं होगा? पैराबोला हो सकता है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 100% पैराबोला है ही, लेकिन वहां पर आपको क्या है, पैराबोला हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वह सर्कल हो सकता है कि वह इलिप्स हो सकता है कि वह हाइपरबोला हो सकता है कि वह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो। वह डिपेंड करेगा उसके कंडीशन पे बच्चों, लेकिन यहां किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि एक वेरिएबल लीनियर है, एक का मैक्सिमम पावर 1 है एंड दूसरे का मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम पैराबोला कहेंगे, परवलय कहेंगे। अब ये पैराबोला भी आपको कैसे कैसे होता है ये समझ लीजिए थोड़ा, इस पर हम फिर से लौटेंगे इस इक्वेशन पर।
अभी पहले पैराबोला को समझते हैं। ये देखिए, अगर y इक्वल टू आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बच्चों, y लीनियर x क्वाड्रेटिक, तो इसका ग्राफ आपको या तो ऐसा होगा या तो आपको ऐसा होगा। देख लीजिए, ये आपका अपवार्ड ओपन है, अपवार्ड ओपन, ऊपर के तरफ खुला हुआ है ना, ऊपर के तरफ अपवार्ड ओपन। इसको आप कहेंगे बच्चों डाउनवार्ड ओपन, ये नीचे के तरफ खुला हुआ है ना। यह आपको तब होगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और ये तब होगा जब a लेस देन 0 होगा। तो आप क्या समझे, जब आपका y लीनियर होगा, y क्या होगा, लीनियर, इट मींस y का मैक्सिमम पावर 1 एंड x आपका क्वाड्रेटिक होगा, मतलब x का मैक्सिमम पावर 2, तो आपको वो वर्टिकल पैराबोला शो करेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, दोनों वर्टिकल है। क्योंकि इसका एक्सिज लेंगे, एक्सिज किसको कहते हैं, एक्सिज ऑफ पैराबोला, तो इसके बीचों बीच से जो लाइन ऐसे जाएगा, इसको बच्चों हम कहेंगे एक्सिज ऑफ पैराबोला, एक्सिज ऑफ पैराबोला, ठीक है। अगर हम यहां पर खींच दें तो इसका भी एक्सिज लिखा जाएगा। तो ये वर्टिकल है एक तरह से, एंड ऊपर की तरफ तब खुलेगा जब एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर होगा, जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो अपवार्ड ओपन होगा, अगर वो निगेटिव है तो आपको वो डाउनवार्ड ओपन होगा, नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक उसी तरह अगर आपके पास ये लिखा गया x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर, यहां आपका x का मैक्सिमम पावर 1 है, यहां x आपका लीनियर है और y आपका क्वाड्रेटिक है। सो x का मैक्सिमम पावर 1 एंड y का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 100% है कि यह भी पैराबोला ही होगा, यह भी आपका परवलय ही होगा। एंड जब ये आपका परवलय है तो ये दो तरह का आपका पैराबोला होगा बच्चों, एक ऐसे घूमेगा एंड दूसरा आपको ऐसे घूमेगा। ये आपका तब है जब a आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ये आपका तब है जब a लेस देन 0 होगा। बच्चों इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वार्ड ओपन, लेफ्ट वार्ड ओपन मतलब बाएं तरफ खुला है। गौर करिए ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये बाएं तरफ खुला है, ये हमारा राइट हैंड है, ये राइट की तरफ खुला है, तो इसको राइट वार्ड ओपन कहेंगे। दाएं साइड ये खुला है, राइट वार्ड ओपन। तो कब आपका पैराबोला वर्टिकल होगा, कब आपका हॉरिजॉन्टल होगा, इस तरह का है ना। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अगर x क्वाड्रेटिक होगा तो ग्राफ या तो अपवार्ड ओपन होगा या डाउनवार्ड ओपन होगा, यदि y क्वाड्रेटिक होगा तो या तो राइट वार्ड ओपन होगा या लेफ्ट वार्ड ओपन होगा। तो अब चलिए लौटते हैं एंड इधर समझते हैं, ये आपका कैसा है, ये x क्वाड्रेटिक है बच्चों, क्या है, x क्वाड्रेटिक। तो इसका ग्राफ तो खींचा जाएगा तो 100% या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, है ना। और ये तो आपका एक्स एक्सिस है, इसको बखूबी आप पहचानते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, है ना, ये आपका एक्स एक्सिस ले लिए हम, और इस तरह से हम इसको खींच दिए पैराबोला को। ये हमारा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी है। अब सुनिए, और ये आपका y इक्वल टू 0 है बच्चों। अगर हम इसमें इस इक्वेशन में जाके y की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देने से क्या होगा, रखने से यह पता चलेगा, दरअसल हम किसका वैल्यू रखने गए हैं बच्चों, एक्स एक्सिस का इक्वेशन वहां पुट किए हैं, इट मींस एक्स एक्सिस का वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो दरअसल यह आप सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, दो कर्व को, आप दो तरह के कर्व को सॉल्व करने जा रहे हैं। यह जो आप लिखे हैं दरअसल यह आपको एक्स एक्सिस और आपका पैराबोला, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ढूंढने का काम करेगा। ये जो आप लिखे हैं ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा, इट गिव्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड the parabola y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बात है बच्चों, यह जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन का मेल है ये, और दोनों इक्वेशन के मेल से ये बना है। जब जब इसे हम सॉल्व करने जाते हैं तो हम यह ढूंढने जाते हैं कि ये जो पैराबोला है यह एक्स एक्सिस को कहां कट किया है।
जब जब आप किसी द्विघात समीकरण को, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उस समय आप रियल में क्या फाइंड कर रहे होते हैं, क्या ज्ञात कर रहे होते हैं? एक्स एक्सिस पर कटने वाले पॉइंट को, प्रतिच्छेद बिंदु को आप जानना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु को। सो ये जो कट रहा है यहां पर, इसी को हम मूल कहते हैं, अल्फा और बीटा। इसी को सॉल्यूशन भी कहेंगे हम, हल कह लें, मूल कह लें, रूट कह लें, जीरोज कह लें, सब एक ही बात है बच्चों। इसको सॉल्यूशन कह लीजिए आप, है ना, या आप रूट कह लीजिए आप, या आप इसे जीरोज कह लीजिए आप, सब आपका एक ही बात है, शून्यक, हल या मूल, जो कहना है कह लीजिए। एंड ये जो आपको मिला है, ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त मिले ही, ये अभी रियल में कट कर दिया तो मिल गया। अगर मानिए आपका पैराबोला ऐसा करता, आप यहां एक्स एक्सिस खींचे हैं और पैराबोला आता और चुपके से ऊपर से ही निकल लेता, इससे चला गया, तो अब क्या हो गया? अब ये एक्स एक्सिस को न टच किया न कट किया, है ना, ये ऊपर से ही निकल लिया। तो जब ये ऊपर से निकल लिया तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। अगर कोई मुझे टच कर रहा है तब तो मुझे लगेगा कि हाँ वास्तव में मुझे कोई टच किया, एंड कोई चाकू से इसे कट करके निकल ले तो पता चलेगा, खून बह जाएगा। लेकिन कोई तलवार तो चलाया, लेकिन मेरे बगल से निकल गया, हवा लगा, तो क्या हमको फील होगा कि रियल में कट गए? नहीं, फीलिंग आएगा, इमेजिन, कल्पना, है ना। सो इमेजिनरी होगा, ये ऊपर से ही निकल लिया। तो ऐसी स्थिति में आपका जो रूट बनेगा वो आपका इमेजिनरी रूट होगा और काल्पनिक होगा। ये हम कैसे जानेंगे कि कब ये एक्स एक्सिस को रियल में कट करेगा और कब एक्स एक्सिस को काल्पनिक में कट करेगा, इट मींस इमेजिनरी में कट करेगा, है ना, ये हमको जानना है। तो इसका तरीका है बच्चों, हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, है ना, चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ, है ना, द सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इक्वल टू 0। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड y इक्वल टू 0। इस दोनों का हमें सॉल्यूशन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है बच्चों। तो थोड़ा समझिएगा ठीक से। आपका दो इक्वेशन यहां है, सिंस y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड दूसरा आपका है y इक्वल टू 0। जब जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो सबसे मेन टारगेट आपका क्या होता है जानते हैं? मेन टारगेट होता है इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, एक चर में ले जाना उसे। अगर दो चर वाला भी रैखिक समीकरण होता है, टू वेरिएबल वाला भी इक्वेशन होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण आप 10वां में पढ़े होंगे। तो वहां भी आप बाय एलिमिनेशन, जिसको लुप्तीकरण विधि कहते थे आप, तो उसके द्वारा क्या करते थे कि एक वेरिएबल को आप गायब कर देते थे और दूसरा वेरिएबल को आप निकाल लेते थे। तो मेन टारगेट होता है कि किसी भी इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल तक ले जाना। अगर 3 वेरिएबल का इक्वेशन है तो 3 से पहले घट के 2 वेरिएबल पे पहुंचेंगे, फिर 2 से घट करके 1 पर पहुंचेंगे और वहां पर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेन टारगेट, जब जब आपको फ्यूचर में इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो इक्वेशन को आप सिंगल वेरिएबल में पहले कन्वर्ट करेंगे, है ना। और यहां पर ध्यान दीजिए, आपके पास 2 वेरिएबल है, एक y और एक x। तो अब इसको हम सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए इस y के जगह पर 0, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है ना। तो 2 का वैल्यू यहां 1 में डाल देते हैं, तो y की जगह 0 रखा गया और अब हमारा इक्वेशन लिखा गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे इक्वल टू 0 लिख दें, तो यहां से x का मान निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे? इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे? इट मींस हमें इस तरह के फॉर्म में बदलना है बच्चों, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा लाना है या a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा। तो ये लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर, फिर क्या चाहिए? 2ab, और फिर क्या चाहिए? बी स्क्वायर। ये हमें व्यवस्था करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए 2 काम कर सकते हैं। या तो इस a को भी स्क्वायर बना दें,
या इस ए को हटा लें तो एक्स स्क्वायर अकेला हो जाएगा। आप दोनों काम कर सकते हैं। अगर ए को स्क्वायर बनाना है तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, अगर ए को हटाना है तो ए को कॉमन ले लीजिए, या ये कहिए कि ए से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही है। अगर हम यहां ए से डिवाइड कर दें, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, ए से डिवाइड कर दें, इसको अगर ए से डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा और यहां केवल एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। यहां पर बी एक्स के नीचे आपको 2 लिखा जाएगा, और सॉरी 2 नहीं, ए, हम ए से डिवाइड कर रहे हैं तो ए, और सी को भी ए से डिवाइड कर दिया, 0 को ए से डिवाइड करने पर 0 ही होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, दोनों तरफ आप किससे भाग दे रहे हैं बच्चों? ए से। थोड़ा ठीक से देखिएगा एक एक लाइन। अब ये देखिए ए स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर व्यवस्था लग चुका है एक पोर्शन। अब अगला पोर्शन लाना है तो उसका व्यवस्था लगाते हैं। गौर करिए यहां 2 है पर मेरे पास 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक जगह पर ए हमारा कौन है यहां? एक्स, तो एक्स लिख दिए हम आराम से। अब सोचना यह है कि क्या यहां लिखें कि कट के फिर यहीं पहुंच जाए। बी बचा है तो बी भी लिख लिए, ए भी लिख लिए, लेकिन ये 2 अपने तरफ से लाए थे तो 2 से नीचे डिवाइड कर दिए। अब गौर करिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए, अब बी का काम ये पूरा कर रहा है बच्चों, बी का काम पूरा। तो बी स्क्वायर, तो बी बाई 2a का होल स्क्वायर अपने तरफ से जोड़ दीजिए। अब b बाई 2a का होल स्क्वायर आप घटा भी दीजिए। इससे आपके इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। अब आप गौर करिए, यहां से लेके यहां तक अगर दिख रहा हो तो यहां से लेके यहां तक आप क्लियर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हुआ x, अब प्लस बी की जगह पर ये होल बॉडी आएगा। तो लिखिए, चलिए यहां पर देखिए, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और जो इस साइड आपका निगेटिव है उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इस साइड पॉजिटिव है वो उस साइड आपको जाकर के निगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो चलिए इसको देखिए यहां पर क्या करते हैं। b बाई 2a उधर चला गया तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर लिखा गया, और वहां पर प्लस c बाय a था तो माइनस c बाय a हो गया। चलिए आगे बढ़ते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपका हर रिजल्ट मिलता चला जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये तो b स्क्वायर आपका कॉपी हो जाएगा। a से जब डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, वो 4a यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4ac हो गया आपको यहां पर। एंड आगे देखिए अगले लाइन में, ये अगर आप स्क्वायर इधर से हटाएंगे ना बच्चों तो उधर आपको प्लस माइनस लगेगा, और ये ऐसे लिखाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और टोटल के नीचे लिखाएगा a4a स्क्वायर। अगले लाइन में ध्यान दीजिएगा, ये b बाई 2a को उठा के उधर ले चलिए, माइनस b बाई 2a है, ये प्लस माइनस, इसका रूट नहीं निकलेगा तो इसको रूट के साथ रूट में छोड़ देते हैं, है ना। ये रूट से आउटसाइड आ नहीं पाएगा, इसे हम रूट के अंदर छोड़ दिए। लेकिन बच्चों ये 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो निकल सकता है ना, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a। अब देखिए इसका एलसीएम सेम है, दोनों फ्रैक्शन जो मिला है दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो 2a हो जाएगा। तो यहां पर इसलिए x का मान क्या आएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आ जाएगा, है ना, इस तरह से। अब आपको ये रिजल्ट जो आया है ये x का मान है बच्चों। यहां पर गौर कीजिएगा, एक आपका प्लस है, दूसरा आपका माइनस है। यहां दो तरह का रिजल्ट लिखा जा सकता है। एक रिजल्ट लिखाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड दूसरा लिखाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब आप गौर करिए, यहां x का 2 मान निकला है। रियल में हम सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं? ओके ओके ओके, इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग, है ना। चलिए देखिए, यहां माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एक वैल्यू आया, एंड दूसरा आया है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर आप इसे देखें तो इसका नाम हम अल्फा देंगे और इसका नाम बीटा देंगे।
अब यहां पर ये जो वैल्यू निकला है ये बता रहा है कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा तो दो जगह कट करेगा, या दो जगह, एक हमारा अल्फा कहलाएगा, दूसरा हमारा बीटा कहलाएगा। एंड इसके बारे में हमें आगे समझना है कि कब वो एक्स एक्सिस को सिंगल जगह पर टच करेगा और कब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में फिर बने रहिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।